परम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन बताया जाएगा और तीनों के तीनों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल किसी न किसी तरह से इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बस 3 क्वेश्चन है, तीनों आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा और इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद है क्या। तो यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले तो परिभाषा यही आती है कि भैया राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। तो राष्ट्रवाद, तो देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक राष्ट्र और एक वाद। राष्ट्र का मतलब होता है जिसके पास खुद की जमीन हो, कुछ जनता हो, शासन हो और ऊपर जो है एक प्रभुशाली सरकार हो। वाद का मतलब होता है विचार। तो राष्ट्रवाद में एक ही धर्म के मानने वाले लोग हों, जमीन हो, सरकार हो और ये विचार पूरे देश में फैले, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा सबसे पहले फैली थी। तो हुआ क्या था कि 18वीं शताब्दी में ये जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया, आपका फ्रांस, ये सारे के सारे छोटे छोटे राज्यों में क्या थे, बटे हुए थे। यहाँ पर जो है राजशाही शासन हुआ करता था, राजाओं का अधिकार हुआ करता था और राजा अपने आप को दैवीय अधिकारों से प्रेरित मानते थे। पोप पादरी का भी वर्चस्व ज़्यादा था। तो उसकी वजह से जो है धीरे धीरे ये रूढ़िवादी व्यवस्था को बदलने के लिए वहाँ के लोगों में नई चेतना का विकास हुआ। वैसे माना जाता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय तो 1453 से ही शुरू हो गया था। कुस्तुनतुनिया पर जब टर्की का आक्रमण होता है वहीं से असली लड़ाई लेकिन फ्रांस के क्रांति से शुरू होती है। तो अगर पूछा जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फ्रांस से हुई थी। अक्सर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे शुरुआती दौर में और इनके अपने अपने त्यौहार, इनके अपने अपने मानक होते थे, इनके अपने अपने रिवाज हुआ करते थे और इनके अपने अपने शासन के तरीके हुआ करते थे। तो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग तरह के राजा थे, अलग अलग तरह के अधिकारों से ये प्रभावित हुआ करते थे। तो वहीं से धीरे धीरे इस व्यवस्था को ख़त्म करके एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, उसी को बोला जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके लिए प्रमुख कारण क्या थे, तो नए मध्यम वर्ग का उदय। तो नए मध्यम वर्ग का उदय का मतलब हो गया कि जो वो गरीब होते थे, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक, ये वाले वर्ग जो है आपस में मिल करके नई चेतना लाए। तो उससे पहले ना कुलीन वर्ग के पास जमीनों के मालिक हुआ करते थे। जब यूरोप में उदय नहीं हुआ था राष्ट्रवाद का, तो उससे पहले जमीन के मालिक कौन हुआ करते थे, कुलीन वर्ग। तो जब मध्यम वर्ग आए तो मध्यम वर्गों ने राजशाही शासन व्यवस्था खत्म किया, जमींदारी शासन यानी कुलीन व्यवस्था खत्म करके वो जमीनों पर अपना अधिकार कर जमा लिए। तो इस तरह से हुआ था। क्रांतिकारियों का उदय होता है। क्रांतिकारियों का उदय का मतलब हो गया कि ये जो उदारवादी, मतलब कुछ लोग थे कि चलो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ लोग ये थे कि नहीं, जैसे राजशाही शासन चल रहा है चलने दीजिए, थोड़ी थोड़ी परिवर्तन के साथ जो है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन के साथ आगे चीज़ों को बढ़ाया जाए। तो यानी एक उदारवादी विचारधारा चल रही थी, साथ साथ रूढ़िवादी विचारधारा से भी लोग क्या थे, प्रभावित थे। तो सबसे ज़्यादा जो है शुरुआत कहाँ से होती है, क्रांतिकारियों का उदय का मतलब फ्रांस से होती है। फ्रांस में नए नए वर्ग होते हैं, जन्म लेते हैं और उसके बाद वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। फ्रांस का ही नेपोलियन था जिन्होंने लगभग हर देशों पर अपना अधिकार जमाया और वहीं से सबसे ज़्यादा ये राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रसार हुआ। तो ये जर्मनी हुआ या आपका इटली हुआ, इस पर सबसे ज़्यादा अगर राष्ट्रवाद के चेतना का जगाने का श्रेय किसे जाता है, तो नेपोलियन को जाता है। आप लोग नेपोलियन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि नेपोलियन समझिए फ्रांस एक तरफ, मतलब जितना है उतने में नेपोलियन अकेले है। तो फ्रांस का ही नेपोलियन है और नेपोलियन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधार भी आप लोग पढ़ के जाइएगा ताकि जितना भी क्वेश्चन है अच्छे से आपको तैयार हो सके। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे नए मध्यम वर्ग का उदय, क्रांतिकारियों का उदय, उदारवाद की विचारधारा का प्रसार और क्या, रूढ़िवादी भावना का प्रसार। तो ये 4 टॉपिक थे और इन 4 टॉपिकों की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप बताइएगा कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस ये छोटे छोटे राज्यों में बटे हुआ करते थे और इनके अपने शासन हुआ करते थे। ये जो पोप पादरी हुआ करते थे, कुलीन वर्ग और छोटे सर्वहारा वर्ग के लोगों को
अपने अधिकारों से, अपने करों से बार बार दबाया करते थे। तो उनमें धीरे धीरे जो है क्रांतिकारियों के द्वारा नई चेतना जगाई गई और धीरे धीरे आपका राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान आपके फ्रांस से रूसो का था। रूसो, वाल्टेयर, गैरीबाल्डी, मॉन्टेस्क्यू, ये अलग अलग समय पर अलग अलग जो है दार्शनिक आए और ये अपनी चेतना के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रसार किए। अगला क्वेश्चन होता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एकदम ध्यान से देख के जाइएगा। जर्मनी का एकीकरण, ठीक, तो जर्मनी का एकीकरण आपका 19वीं शताब्दी में, ठीक ना, जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। ईमान के चलिए लगभग 360 छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इसमें से सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रसा। सबसे शक्तिशाली राज्य आपका कौन सा था? तो प्रसा। जर्मनी 18वीं शताब्दी में कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था और सबसे शक्तिशाली राज्य था प्रसा। प्रसा का राजा कौन था? विलियम प्रथम था और उसका प्रधानमंत्री आपका कौन था? बिस्मार्क। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो नेपोलियन की थी। कहीं से नेपोलियन बार बार उस पर आक्रमण करता है, जर्मनी पर बार बार आक्रमण करता है। अभी मान के चलिए कि कहीं 4 घर हों और कोई बाहरी आए और बारी बारी से चारों घरों को मार के जाए या लूट के जाए, तो उनमें आपस में विचार आएगा कि चलो हम एक होकर के अगले से सामना करते हैं। तो वही बात थी एकीकरण में। एकीकरण का मतलब छोटे छोटे ग्रुपों में सब राज्य बटे होते थे और उनको मिला करके एक नया प्रभुशाली राज्य या देश बनाना था। तो यही एकीकरण कहलाता है, ठीक। तो जर्मनी के एकीकरण में अगर बोला जाए भूमिका किसकी थी, तो नेपोलियन की थी। अगर पूछा जाए कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के बाद पहला राजा किसे बनाया गया, तो राजा विलियम प्रथम को बनाया गया था। ये बहुविकल्पी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उन्हें नोट कर लीजिएगा। बिस्मार्क प्रसा के राजा विलियम प्रथम का क्या था? प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क जो है बहुत ही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और बड़े ही दूरदृष्टि वाला व्यक्ति थे, ठीक ना। ये जानते थे कि जब हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे तो हमारे लिए यूरोप के जो अन्य देश हैं, जैसे डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, फ्रांस हो गया, ये जो है बाधा बनेंगे, ठीक ना। तो इसकी वजह से बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त लौह का मतलब कि खून खराबा करके, मार धार करके किसी भी तरह हम अपने देश को स्वतंत्र कराएंगे, आज़ाद कराएंगे। तो इस हिसाब से ना जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़े गए। पहला लड़ा गया डेनमार्क और प्रसा का युद्ध, दूसरा लड़ा गया ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध और तीसरा लड़ा गया प्रसा और फ्रांस का युद्ध। 3 युद्ध थे। पहला कौन था? डेनमार्क और प्रसा का युद्ध। डेनमार्क और प्रसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1864 में। ये कब कहाँ हुआ था? तो ये हालेस्टीन और स्लेस्विग 2 नाम स्थान थे। तो इसमें जब डेनमार्क से युद्ध होता है तो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया की मदद लेता है। ऑस्ट्रिया की मदद से डेनमार्क को बिस्मार्क हराते हैं और वियना की संधि करते हैं, जिसके बाद हालेस्टीन को मिल जाता है। हालेस्टीन जो राज्य था वो ऑस्ट्रिया के कब्जे में चला जाता है और स्लेस्विग राज्य प्रसा के कब्जे में चला जाता है। और इसमें किसकी हार हो जाती है? 1864 में जो युद्ध हुआ था उसमें यह हार होती है डेनमार्क की। अगला युद्ध होता है जुलाई 1866 में। जुलाई 1866 में ऑस्ट्रिया का युद्ध किससे होता है? प्रसा से होता है। अभी देखिए, इससे पहले डेनमार्क के युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की मदद से डेनमार्क को हराया। अब ये चालाकी थी इसीलिए ना कि अब की बार ऑस्ट्रिया से खुद ही युद्ध कर लिया और प्रसा की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा रहा है। कौन? बिस्मार्क। तो 13 जुलाई 1866 को सेडोवा का युद्ध होता है, जिसमें फ्रैंकफर्ट, वुर्जबर्ग और ये आपका जो है डार्मस्टेड 3 छोटे छोटे राज्य जहाँ जो है मिल जाते हैं, किसके झोली में आ जाते हैं? जर्मनी की झोली में आ जाते हैं। कौन कौन से? फ्रैंकफर्ट, वुर्जबर्ग और डार्मस्टेड प्रसा को मिल जाते हैं और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय होती है। कौन सा युद्ध होता है? सेडोवा का युद्ध। कब होता है? 13 जुलाई 1866 को। क्यों ये युद्ध लड़ा जाता है? तो जर्मनी का एकीकरण के लिए। पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1864 में। किनके बीच? डेनमार्क और प्रसा के बीच।
किसकी विजय हुई थी? प्रसा की। हार किसकी हुई थी? डेनमार्क की। संधि कौन सी हुई थी? वियना की संधि हुई थी। हालेस्टीन किसके कब्जे में गया? ऑस्ट्रिया के कब्जे में। स्लेस्विग पर किसका अधिकार हुआ? प्रसा का हुआ। तो इस तरह से हम रिवीजन करके देख लीजिएगा। अगला लिखा है फ्रांस का युद्ध किससे? तो प्रसा से होता है। ये लास्ट और युद्ध होता है और इसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है। तो फ्रांस का युद्ध होता है 1870 में। इसे सेडान का युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रांस की क्या होती है? पराजय होती है, ठीक। और फ्रांस की पराजय के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, जिसके बाद जर्मनी का पहला राजा जो है विलियम प्रथम को बनाया जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि जर्मनी का एकीकरण होने से पहले 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1801 से लेके 1899 के बीच का जो समय होता है, ठीक ना। तो अब देखिए 1870 में इसका वो एकीकरण पूरा होता है, यानी कि 19वीं शताब्दी में ये जो है आपका जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। इसमें से बताया ना कि प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था और प्रसा का ही राजा विलियम प्रथम और प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। बताया जाता है ना कि जो राजा समझदार बहादुर होते हैं उनके सेवक भी बहादुर और समझदार ही होते हैं। तो इस वजह से बिस्मार्क भी बहादुर और समझदार राजा था, वो सेवक था। बिस्मार्क का योगदान इतना ज़्यादा है कि इन्हीं की वजह से इनको जनक बताया जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है बिस्मार्क को। योगदान किसका था? एकीकरण की भावना जगाने का श्रेय किसे जाता है? तो एकीकरण की भावना जगाने का श्रेय नेपोलियन को जाता है, ठीक ना। पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1864 में। किनके बीच? डेनमार्क और प्रसा के बीच। प्रसा की मदद कौन करता है? ऑस्ट्रिया करता है। जीत किसकी होती है? प्रसा की। संधि कौन सी होती है? वियना की संधि होती है। इसमें हालेस्टीन जो राज्य था ये मिल जाता है ऑस्ट्रिया को, स्लेस्विग मिलता है प्रसा को। उसके बाद फिर 1866 में ही प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हो जाता है, सेडोवा वाला युद्ध। इसमें फ्रैंकफर्ट, वुर्जबर्ग और डार्मस्टेट वाले 3 राज्य जो है जर्मनी को मिल जाते हैं और जर्मनी धीरे धीरे अपने एकीकरण की तरफ बढ़ जाता है। अगला युद्ध होता है 1870 में। ये वाला सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, इसमें फ्रांस की हार होती है और विलियम प्रथम को जो है वहाँ का राजा नियुक्त किया जाता है, ठीक। इस तरह से हमारे 3 युद्धों के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो इन तीनों युद्धों को आप जरूर लिखिएगा। जब भी क्वेश्चन में आ जाए कि जर्मनी का एकीकरण बताइए तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को बता दीजिएगा, उनके योगदान के बारे में। डेनमार्क का युद्ध होता है 1864 में, ये लिख दीजिएगा। ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है 13 जुलाई 1866 को, ये लिखिएगा। और फ्रांस का युद्ध ये होता है 1870 में। तो फ्रांस का युद्ध का मतलब तीनों बार प्रसा का ही युद्ध होता है, ठीक ना। सबसे शक्तिशाली प्रसा था, तो डेनमार्क प्रसा युद्ध, ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध, फ्रांस प्रसा युद्ध। इस तरह से तीनों युद्धों के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या होता है? पूरा होता है। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? नेपोलियन को जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण के बाद वहाँ का राजा किसे बनाया जाता है? विलियम प्रथम को बनाया जाता है। विलियम प्रथम था कहाँ का? तो विलियम प्रथम प्रसा का क्या था? राष्ट्र, वो साम्राज्य राजा था, ठीक ना। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कौन था? तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय का मतलब हो गया कि वहाँ पर अपने देश को लेके एक होने की भावना, अपने समाज को आगे बढ़ाने की भावना, यानी विचारों का उदय होता है। इसका योगदान किसके ऊपर जाता है? तो सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग के ऊपर जाता है। मध्यम वर्ग वाले ही क्रांति की शुरुआत करते हैं। क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो फ्रांस से होती है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों को आप नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो को 2 बार 3 बार आप रिवीजन करके देख लीजिएगा और पूरा का पूरा तैयार करके एग्जाम में जाइएगा। तो ये आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और जर्मनी में जर्मनी का एकीकरण, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे। दोनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। अब हम आगे देखते हैं इटली। अब हम लोग जो है इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा जर्मनी का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में
इटली भी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक ना। अब उसमें जो है सबसे शक्तिशाली जो राज्य था सार्डिनिया था, ठीक। अब देखिए होता क्या है कि इटली का एकीकरण का जो श्रेय है ये भी नेपोलियन को ही जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने 1795 से लेके 1812 के बीच लगभग 1809 के बीच लगभग 12 बार इटली पर आक्रमण करता है, और इतनी बार आक्रमण करता है कि वहाँ के लोगों में एकता की भावना का विकास होता है। तो नेपोलियन को इटली के एकीकरण का भी श्रेय माना, यानी दादा कहा जाता है। नेपोलियन को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है? दादा कहा जाता है। और जनक किसे बोला जाता है? जोसेफ मेजनी को। जोसेफ मेजनी ने ही कहा था कि भैया अगर क्रांति लानी हो तो नेतृत्व जो है नवयुवकों के हाथ में दे दीजिए। कोई भी नया परिवर्तन अगर लाना हो तो वहाँ पर नवयुवक को ही क्या करना चाहिए? वागडोर दे देनी चाहिए, ठीक ना। ये जो है यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बना करके वहाँ पे धीरे धीरे अपने इटली को एकीकरण की तरफ ले जा रहे थे। तो इनके साथ साथ और कौन थे? तो काउंट काबूर और गैरीबाल्डी भी थे। तो गैरीबाल्डी और काउंट काबूर का भी योगदान है कि इसमें इटली के एकीकरण में। तो कभी कभी क्वेश्चन एक पूछ देता है कि इटली के एकीकरण में दार्शनिकों का योगदान। तो दार्शनिकों में आप जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को लिखेंगे कि गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था। हमारे यहाँ के सुभाष चंद्र बोस वहाँ के गैरीबाल्डी की तरह ही थे। सुभाष चंद्र बोस भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना या आज़ाद हिंद फौज की जो पार्टी बनाई थी उन्होंने, वो भारत से बाहर से बनाए थे। जापान से, सिंगापुर से, अलग अलग देशों से लोगों को जोड़कर बनाए थे। ऐसे ही गैरीबाल्डी भी वहाँ से, तो इटली के बाहर से लोगों को इकट्ठा कर करके लाल कुर्ती नामक संगठन बना करके इटली के एकीकरण में भाग लिया करता था। क्योंकि वहाँ के लोग जो है इसे हमेशा जो है भगा दिया करते थे, क्योंकि ये थोड़ा खुरापात दिमाग के थे। अपने सुभाष चंद्र बोस की तरह वो भी भारत से बाहर रह करके ही लोगों को क्या करते थे? एक प्रेरित करते थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो उसी तरह गैरीबाल्डी का भी योगदान है इटली के एकीकरण में। काउंट काबूर सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री थे, ठीक ना। 29 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया और पिडमांट के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और ये बड़ी ही चतुराई से, पिडमांट कहाँ पड़ता था? तो पिडमांट है आपका इटली के अंदर। तो बड़ी ही चतुराई से फ्रांस की मदद से वो क्या करते हैं? विक्टर एमेनुएल की जगह लेकर के, वो विक्टर एमेनुएल की जगह लेकर कौन? आपके काउंट काबूर किसको हरा देते हैं? ऑस्ट्रिया को हरा देते हैं। और उसके बाद ये जो है काउंट काबूर कृषि के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, जल सेना के क्षेत्र में और आर्थिक सुधार में बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान देते हैं। इटली का एकीकरण 5 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ऐसे करके 5 चरण थे। तो आप बहुत विस्तार में ना लिख के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और पूरे के पूरे नंबर में मिल जाएंगे। तो पहला चरण आपका माना जाता है 1850 से पूर्व। 1850 से पूर्व हुआ क्या था? तो वहाँ पे ना हर जगह राजे रजवाड़े वाले शासन हुआ करते थे। राजा हो या पादरी हो या जो भी लोग हों, सब अंधविश्वास से भरे हुआ करते थे, ठीक ना। सब लोग मानते थे कि ये जो राजा है दैवी अधिकार है इसके पास, यानी दैवी शक्तियाँ हैं। और पोप पादरी अपने आप को भी दूत कहा करते थे। तो तमाम तरह के जो है कर्मकांड हुआ करते थे। लेकिन जब 1453 में टर्की वालों ने किस पर आक्रमण किया? कुस्तुनतुनिया पर, इटली में ही पड़ता है। तो वहाँ पे जब टर्की यानी मुसलमान साम्राज्य वाले ईसाई साम्राज्य पर जब आक्रमण करते हैं तो उनका धीरे धीरे अंधविश्वास खत्म होने लगता है और वहीं से धीरे धीरे एकीकरण या नई चेतना की शुरुआत होती है, ठीक। तो पहला है 1850 के पूर्व का चरण, ठीक। इसमें आप नेपोलियन के बारे में भी लिख सकते हैं कि नेपोलियन कई बार का मतलब लगभग 12 बार आक्रमण करते हैं। कब से कब तक में? तो 1795 से लेके 1809 के बीच कितनी बार? 12 बार आक्रमण करते हैं। तो बार आक्रमण की वजह से वहाँ के लोगों में जन चेतना जागती है और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है। द्वितीय चरण आपका होता है 1850 से लेके 1859 में। इसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रिया और पिडमांट के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। अभी हमने बताया ना कि ऑस्ट्रिया और पिडमांट के बीच में जब युद्ध होता है तो फ्रांस की मदद से
फ्रांस की मदद से काउंट काबूर क्या करते हैं, उसे जीत लेते हैं, ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है और उसके बाद परमा, मेडोना और तस्कनी ऐसे राज्य को कहाँ मिला दिया जाता है, पिटमांड में मिला दिया जाता है। तीसरा चरण हमारा है 1859 से लेके 60 में। 1859 से 60 में सिसिली की जो जनता थी, नेपल्स का जो शासक था उसका नाम था फ्रांसिस द्वितीय, ठीक ना, के बीच में झगड़ा हो जाता है, युद्ध हो जाता है और गैरीबाल्डी जो है नेपल्स के रास्ते कहाँ पहुँच जाता है, रोम, और वहाँ पे जा कर के जो है इटली को एकीकरण की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारा चौथा चरण है, चौथा 1860 से लेकर 1868 के बीच में है। इसमें इटली में जो है सार्डिनिया का जो जनमत संग्रह था उसे मिला लिया गया था। जैसे अब हमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया था, तो पाकिस्तान में कुछ कुछ राज्य पाकिस्तान में जाना चाहते थे, कुछ भारत में जाना चाहते थे, तो जनमत संग्रह के द्वारा जो है आपका मिला लिया गया था। कौन सा राज्य हमारा, ये गुजरात में एक राज्य पड़ता था, उसे जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। तो इसी तरह इटली में जो सार्डिनिया था, सार्डिनिया का ये जनता से जनमत संग्रह मतलब उनकी राय पूछी गई कि आप भैया जाना किधर चाहते हो, तो सार्डिनिया को इटली में मिला लिया गया जनमत संग्रह के द्वारा। पांचवें चरण में 1868 से लेकर 1871 के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रिया का वेनेशिया पर कब्जा होता है। वेनेशिया इटली के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया फ्रांस युद्ध चल रहा होता है इसी समय 1868 के समय ही, तो वो जो है अपनी सेना प्रसा से युद्ध के चक्कर में ऑस्ट्रिया वाले मंगा लेते हैं और ये जो है मौका पा करके यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। कौन, वेनेशिया पर कब्जा कर लेते हैं, कौन वाले, तो इटली के, कौन, काउंट काबूर। अगला है कि प्रसा का फ्रांस से युद्ध चल रहा होता है। प्रसा और फ्रांस का जब युद्ध हो रहा होता है तो रोम से अपनी सेना मंगा लेते हैं प्रसा वाले, यहाँ पर भी मौका पा करके इसे अपनी राजधानी बना लेते हैं काउंट काबूल। तो इस तरह से हमारा पांचवा चरण भी पूरा हो जाता है। इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है। इटली की मुद्रा क्या है, लीरा है। तो ये भी क्वेश्चन याद कर लिया करिए कि इटली की राजधानी रोम और मुद्रा लीरा है। फ्रांस प्रसा का जब युद्ध होता है तो रोम से अपनी सेना फ्रांस वाले मंगा लेते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में होता है। सबसे शक्तिशाली राज्य वहाँ का कौन सा होता है, सार्डिनिया। इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा होता है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है, ठीक ना। और श्रेय किसे जाता है, तो श्रेय जाता है नेपोलियन को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, नेपोलियन को जाता है, ठीक। प्रमुख दार्शनिक जो थे जिनका योगदान था उनमें जो है आपके कौन थे, योगदान में आपके थे गैरीबाल्डी, काउंट काबूर और कौन थे, जोसेफ मेजनी। तो ये दार्शनिक थे, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इतना ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब आराम से इसे पढ़िएगा और ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा आपका। 1 से 2 बार इसे रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जो है शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।